मैशले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 8 की स्टार्टिंग रीकैप से होती है, जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है जो इनोसेंट जीरो होता है उसे सभी लोग को रोक दिया होता है और वो मैश के पास आके कहता है तुम मेरे पास होगे तो मैं पूरा ही कंप्लीट हो जाऊंगा मेरे प्यारे बेटे मैश। और वो उसे यहाँ से ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वॉलबर्ग आ जाता है और वो कहता है कि ईस्टर्न एकेडमी का हेड होने के नाते मैं तुम्हें और भी ज़्यादा गलतियाँ नहीं करने दे सकता और ना ही मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के साथ इंटरफेयर करने दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। ये सुन के इनोसेंट जीरो का साथी अपने मन में कहता है कि वॉलबर्ग की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वो टाइम स्टॉपिंग मैजिक से भी नहीं रुका, लेकिन ये सारी चीज तो एक्सपेक्टेड थी। इतना बोलते ही वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वॉलबर्ग उसे गुस्से से देखते हैं तो तभी एक एक्स आके उसके कंधे पे लगती है और उसे लगता है कि वो एक्स उसे लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो उसका भ्रम होता है। और ये देख के वो डर जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये हुआ क्या। वॉलबर्ग और भी डरावने होकर कहते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे तुम देखो होता क्या है। और ये देख के तो वो और भी डर जाता है और वो पीछे ही हट जाता है। ये देख के इनोसेंट जीरो से कहता है कि तुम मेरे पार्टनर को बुली मत करो। वॉलबर्ग कहता है कि आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तो इनोसेंट जीरो कहता है कि मैं तो बस एक परफेक्ट ह्यूमन बनना चाहता हूँ, बिना मरे, ब्यूटीफुल और पावरफुल। मैं बस यही सब चीजें चाहता हूँ। वॉलबर्ग कहते हैं तुम ये सब पाने के लिए लोगों का सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम लोगों की पावर को छीन रही हो और उसे मार रही हो। इनोसेंट जीरो कहता है कि इसमें दिक्कत ही क्या है, तुम ऐसी ऑब्वियस बातें क्यों कह रही हो। मेरी फैमिली मेरे भलाई के लिए एग्जिस्ट करती है, मैश मेरे लिए एग्जिस्ट करता है, वो मेरा बेटा है, ऑफ कोर्स मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। वॉलबर्ग कहते हैं कि मैश आगे चल के एक बीकन बनेगा, तो तुम उसे ले जाना चाहते हो तो पहले मेरे से उलझो। ऐसा बोलने के बाद वॉलबर्ग तैयार हो जाते हैं और इनोसेंट जीरो भी तैयार हो जाता है और वो वॉलबर्ग से कहता है कि काफी ज्यादा समय हो गया है, हम दोनों ने वैंड से लड़ाई नहीं करी है। फिर हम लोग देखते हैं वॉलबर्ग अपनी वैंड को बाहर निकाल लेते हैं और वो कहते हैं समन उरुनो, और इनोसेंट जीरो भी अपनी वैंड को बाहर निकालता है और कहता है समन कुरुनो, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों की पावर एक दूसरे से टकराने लगती है। और हम लोग देखते हैं कि इनोसेंट जीरो तो जमीन के अंदर से कुछ क्रीचर को भी बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये क्रीचर तुम्हें संभाल लेंगे और मैं मैच को लेके यहाँ से चले जाऊंगा। तभी वॉलबर्ग अपनी पावर का यूज करते हैं और वो कुछ लोगों को टाइम स्टॉप से बाहर निकाल देते हैं, जिसमें होते हैं मैश, डॉट, लेंस, मार्गरेट, ऑल्टन और कैल्डो। वह स्टेडियम में देख के डॉट कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वॉलबर्ग कहते हैं कि मैं बाद में सबको तुम्हें एक्सप्लेन करता, अभी तुम इन सभी को संभालो। ये सुन के सभी लोग शुरू हो जाते हैं उन मॉन्स्टर को मारने के लिए और डॉट तो आके अपने एक्सप्लोड का इस्तेमाल करता है और लेंस अपने ग्रेविटी मैजिक का। ये सब देख के तो लेंस कह रहा होता है ये सब चल क्या रहा है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफी बुरी सिचुएशन में आ चुके हैं। दूसरी तरफ हम लोग कैल्डो को देखते हैं जो कि वॉलबर्ग के पास जा रहे होते हैं, लेकिन उसके सामने भी कुछ डीमंस आ जाते हैं और कैल्डो अपनी स्वॉर्ड से उन डीमन को मारने लगता है, लेकिन जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो तो उनको कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती है। इसलिए जो कैल्डो होता है उसे अपनी फ्लेम का यूज करना पड़ रहा था उनको ठिकाने लगाने के लिए। तभी दो डीमन कैल्डो के पीछे से हमला करने के लिए आते हैं और ये ऑर्डर देख लेता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को मार देता है। और ऑर्डर कहता है कि जितने भी यहाँ पे डीमन है वो सारे डबल लाइनर की पावर को होल्ड करती हैं और तुम जाओ वॉलबर्ग की मदद करो, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। और ऐसा बोलते ही वो जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। ऑर्डर कहता है कि लगता नहीं है कि ये हमें जाने देगी यहाँ से। और ये बोलने के बाद वो दोनों मिल के सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लगते हैं। यहाँ इनोसेंट जीरो कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कुछ स्टूडेंट इन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। वॉलबर्ग कहते हैं कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए ना कि इनकी। और इतना कहते ही वो दोनों आ जाते हैं बादलों के बीच में फाइट करने के लिए। यहाँ लेंस और डॉट अभी भी लड़ रहे होते हैं और डॉट तो कह रहा होता है ये खत्म क्यों नहीं हो रहे। तो लेंस कहता है थोड़े समय बाद हम लोग को सपोर्ट मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम बस इन लोग को रोक के रखो। तभी वो लोग आसमान में देखते हैं और वहाँ पर कांटों का बुर्ज खलीफा बना होता है और ये और किसी ने नहीं, सेल्वर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके बनाया है। डॉट तो कहता है कि ये तो वही बंदा जिसने तो हम पे पहले भी हमला किया था और जो सेल्वन होता है वो तो उस काफी बड़े कांटे को उन लोगों की तरफ नीचे फेंकने वाला होता है। तभी वहाँ पे और भी बॉडी बिल्डर वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि उनका ध्यान भटकाएंगे। मैश होता है वो तो अकेला खड़ा होता है, उसे देख के मार्गरेट कहता है कि मैश पे कोई हमला कर रहा नहीं है, उसे यहाँ पे बैरिकेड बना के रखा हुआ है, ये एक ट्रैप है, मुझे पता है कि उनके पास कोई तो अच्छा तरीका होगा मैश को उठा ले जाने का। ये सुन के डॉट मैश से कहता है कि मैश तुम ही हो जो सेल्वर को रोक सकता है, जाओ उसे रोक। ये सुन के मैश कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और वो तेजी से जाने लगता है। डॉट पीछे से कह रहा होता है
कि सेल्वार ने तो काफी बड़ा टावर बना के रखा है, उसके दुश्मन तो उसके तक पहुंच भी नहीं सकते। तभी मैश टावर के पास आके जोरदार किक मारी जा रहा होता है, जिससे कि वो जो टावर होता है वो तो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। सेल्वार कहता है कि हम लोग फिर से मिल गए, टावर तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, ये मैजिक तब तक नहीं खत्म होगा जब तक तुम मुझे नहीं हरा देते। वहीं मैश को तो याद ही नहीं होता है कि ये है कौन, और वो तो उसे भूल ही चुका है। और ये देख के तो सेल्वार भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो उसे कैसे भूल गया। इसके बाद हम लोग फिर से स्टेडियम वाला सीन देखते हैं, जहाँ पे बाकी सभी लोग अभी भी उन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, और जो मॉन्स्टर होते हैं वो तो खत्म ही नहीं हो रहे होते हैं। तभी डॉट को किसी बच्चे की आवाज सुनने देती है, और वो उस बच्चे को देखता है। तो जो बच्चा होता है वो तो उस पर एक पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके मदद से जो डॉट होता है वो तो खुद एक बच्चा बन चुका होता है। तभी वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं क्रिमिनल किंग्स में से एक हूँ, मैं स्लेटर बेबी हूँ, मेरा मैजिक ये है कि मैं किसी को भी बच्चा बना सकता हूँ। अब तो तुम बिना कुछ किए मारे जाओगे, क्योंकि तुम तो अब मैजिक भी यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर डॉट कहता है ऐसी बात है क्या, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो अपने मैजिक छड़ी से हमला करता है, लेकिन कुछ होता ही नहीं। ये देख के तो डॉट घबरा जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है और कह रहा होता है कि मैं तो मैजिक यूज नहीं कर सकता, अब तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लेंस से जाके मदद लेनी होगी। और वो लेंस के पास जाके उसकी मदद लेने लगता है। उसकी बातें किसी ही समझेगी, वो एक बच्चा है ब्रो, और लेंस को भी उसकी बातें नहीं समझ आ रही होती है। और वो उससे कह रहा होता है कि ये तुम पे किसने किया, लेकिन तभी स्लेटर बेबी उन पे हमला कर देता है, और जो लेंस होता है वो तो उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेंस उस बंदे को देख के समझ जाता है कि ये वही बंदा है जो कि अपने मैजिक का यूज करके लोगों को बच्चा बना देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन जो लेंस होता है वो काफी बखूबी उन लोगों को डॉज करके उन्हें हरा रहा होता है। और वो कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे डॉट को प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि जो डॉट है वो अभी बेबी है। तभी जो स्लेटर बेबी होता है वो तो एक झुंझुना फेंक देता है, जिस पे से डॉट एक बेबी है इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाता है, और वो झुंझुने के पास चले जाता है और उसको बचाने के लिए लेंस पे दौड़ रहा होता है। लेकिन जो स्लेटर बेबी होता है वो उसे भी बच्चा बना देता है। ये देख के तो डॉट रोने लगता है और उस पर गुस्सा हो रहा होता है कि वो बेबी क्यों बन गई। लेकिन जो लेंस होता है वो तो उस पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग उससे बच जाते हैं। तो फिर उन लोगों को वापस झुंझुना दिखता है, वो लोग दोबारा से उस झुंझुने के पास चलने लगते हैं, लेकिन वो डीमन फिर से हमला करता है, तो वो उस अटैक को फिर से डॉज करते हैं। और डॉट तो कह रहा होता है कि ये झुंझुने को देख के तो मेरी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट कर रही है। तभी स्लेटर बेबी उनके पास आता है और कहता है कि जब तुम बच्चे बन गए थे तभी तुम लोग हार चुके थे, कितना मजा आ रहा है तुम लोग को ऐसी हालत में देख के, तुम लोग पावरलेस हो, तुम लोग तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। और ऐसा कहने के बाद वो उन डीमन को उनके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन तभी लेंस अपनी थोड़ी सी पावर यूज करके उसे हरा देता है। और ये देखे तो स्लेटर बेबी भी हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि लेंस अभी बच्चा है, लेकिन फिर भी उसने मुझे हरा दिया, ये तो इम्पॉसिबल है। वही डॉट कहता है कि लेंस की पावर तो लिमिटेड थी, लेकिन उसने लिमिटेड रेंज में ही अपनी पावर का यूज किया। दुश्मन का मैजिक काफी ज्यादा जोरदार था, इसलिए लेंस उसके ऊपर भारी पड़ा। सही में लेंस काफी ज्यादा जीनियस है। वही स्लेटर बेबी को हराने के बाद लेंस और डॉट दोबारा से बड़े हो चुके होते हैं और वो लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे साइड रेड बाल वाला और रियो दोनों ही जहाँ पे आ रहे होते हैं। रेड बाल वाला कहता है कि आखिरकार वॉलबर्ग और इनोसेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो रियो कहता है कि इस दुनिया को एक ग्रेट मैजिक यूजर ने शेप दिया था, वो मैजिक यूजर डिवाइन विजनरी का फाउंडेशन बना। वो एक ऐसा पर्सन था जिसकी पावर गॉड के बराबर की थी और उसका नाम था एडम। ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उनके डार्क मैजिक से लड़ सके, और वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो उसके काफी खास स्टूडेंट थे। ये सुन के वो कहता है तो इसका मतलब यही है कि जो वॉलबर्ग और इनोसेंट की पावर है वो इक्वल है। तो रियो कहता है हाँ, उन लोग ने इन्वेंट करने के लिए एफर्ट डाले हैं, इसका मतलब ये है कि उन लोगों के पास जीतने के मौके हैं। और वो अपने मन में कहता है वॉलबर्ग अगर हारेंगे तो एक रीजन की वजह से ही हारेंगे। अगले सीन में हम लोग फिर से इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग को देखते हैं। इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग से कहता है कि काफी समय हो गया है तुमसे मिले हुए, और वो इतना कहकर अपने मुंह का कपड़ा उठाता है और देखते कि वो तो फेसलेस होता है। ये देख के तो वॉलबर्ग भी हैरान होते हैं। ये देख के इनोसेंट जीरो कहता है कि तुम अपने पुराने दोस्त को भूल कैसे गए, तुम तो ऐसे डर गए जैसे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। और फिर वो अपना चेहरा बदल लेता है और वो कहता है क्या तुम अब मुझे अपना दोस्त बुलाओगे। ये देख के वॉलबर्ग भी शॉक होते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी ह्यूमैनिटी को अबेंडन कर दिया। वो कहता है कि मैं बाकी इंसान से भी कई गुना ज्यादा इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इसलिए मेरी इच्छाएं कुछ ज्यादा ही डीप है, मेरे लालच की कोई लिमिट नहीं है। आज मेरे 2 डिजायर्स हैं, पहला है कि मैं अपने बेटे मैश को घर ले जाऊंगा, और दूसरा है कि मैं तुम्हें यहीं पे मारना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करता है और उसकी पावर का नाम होता है
लिविंग डेड। वो पावर को तो देख के वेलबर्ग भी हैरान होते हैं और वो कहते हैं ये उसने कैसे यूज किया, ये तो फॉरबिडन स्पेल है। क्या नीचे सेल्वर अभी भी मैच से कह रहा होता है, क्या तुम सीरियस हो, तुम मुझे भूल गई हो। और यहाँ मैच तो उसे क्रीम पफ की तरह इमेजिन कर रहा होता है और सेल्वर को तो काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने कांटों से मैच पे हमला करता है, लेकिन मैच उसे डॉज कर लेता है। इससे मैच को सेल्वर के बारे में याद आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम फाइनली मुझे आप पहचान गई। बाय द वे, मैंने सुना है कि जो तुम्हारे फ्रेंड्स है वो अभी भी जिंदा है, वो तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि कोई कॉकरोच हो। तुम्हें हराने के बाद मैं उन्हें भी जाके मार दूंगा। ये सुन के मैच को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से नजरों से देखने लगता है। तो ये देख के सेल्वर कहता है तुम्हें गुस्सा आ गया, और इतना कहकर वो उस पे हमला कर देता है। यहाँ डॉट को भी सेंस हो जाता है कि सेल्वर काफी ज्यादा ताकतवर है और वो मैच को दुआ दे रहा होता है कि वो ठीक हो, क्योंकि पिछली बार उसने काफी मुश्किल से एवर की मदद से उसे हराया था, लेकिन इस बार वो अकेला है। यहाँ हम लोग देखते हैं सेल्वर का जो अटैक होता है उस पे तो मैच दौड़ रहा होता है काफी फनी तरीके से, और ये देख के तो सेल्वर को भी गुस्सा आ जाता है और वो और भी तेजी से हमला करने लगता है। लेकिन मैच तो मैच है, वो तो तेजी से उन पे चलते चलते उसके बहुत ही करीब आ जाता है और वो साइतामा की तरह उसे एक पंच मारता है, जिससे कि तो वो तो नीचे ही गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा उठ जाता है क्योंकि ये साइतामा तो नहीं है। और सेल्वर तो यहाँ पे यही कह रहा होता है कि पिछली बार तो तुम तो काफी मुश्किल से ही मेरे अटैक को डॉज कर पा रहे थे, लेकिन तुमने अब कैसे कर लिया। वही मैच कहता है कि मुझे याद आ गया, तुम वही हो जो कि कांटों से हमला करता है और मैंने पहले भी तुम्हारा अटैक देखा हुआ है, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये सुन के तो सेल्वर भी हैरान हो जाता है और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नारा और बाय।